तो हाँ जी बच्चों, आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है प्रोपोर्शन जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। प्रोपोर्शन टॉपिक जो है, अब इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपके सेकेंडरी लेवल एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन जो है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो हर एक क्वेश्चन जो है वो आपसे बनने शुरू हो जाएंगे। तो इससे पहले हमने जो है वो रेशो को थोड़ा डिस्कस किया था। रेशो क्या होता है? अब रेशो क्या होता है? जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं उसको हम रेशो बोलते हैं। अब प्रोपोर्शन भी जो है वो रेशो से ही रिलेटेड है। अगर दो प्रोपोर्शन, सपोज एक प्रोपोर्शन है A1 अपान B1 और जो दूसरा प्रोपोर्शन है वो A2 अपान B2, ये दो रेशो अगर जो है वो बराबर हो जाएंगे, मतलब A1 अपान B1 ये किसके बराबर हो जाएगा? A2 अपान दिस इज B2। जब ये दो रेशो बराबर हो जाएंगे तो उस वाले केस को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। या फिर इसको हम लिख सकते हैं A1 इज टू B1, इक्वालिटी के बदले ये दो चार डॉट्स, A2 इज टू B2। और यहां पर ये जो चीज है B1 और A2 इसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, और ये जो A1 और B2 ये वाली A1 B2 को बोलते हैं हम एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। इन दो को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, और ये वाला और ये वाला इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये इन दो को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। ये वाला और A1 और B1 इसको बोलते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। अब इस वाले इक्वालिटी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? A1 मल्टीपल बाई B2 ये जो है किसके बराबर होगा? A2 मल्टीपल बाई B1। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए, इसको हम बोलते हैं A2 यहां पर आया, B1 यहां पर आया, मेन प्रोपोर्शन। मेन प्रोपोर्शन जो है वो बराबर होगा एक्सट्रीम प्रोपोर्शन के A1 B2। यही A1 B2 इज इक्वल टू A2 B1। इसको बोलते हैं मेन प्रोपोर्शन, एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। मेन प्रोपोर्शन का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा एक्सट्रीम प्रोपोर्शन के प्रोडक्ट के बराबर। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस प्रोपोर्शन के भी दो केसेस होते हैं। एक केस होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, दूसरा केस होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन वो वाला केस होता है जब एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पर एक क्वांटिटी हमारे पास A1 है और दूसरी वाली क्वांटिटी क्या है? B1 है। A और B हमारे पास दो क्वांटिटीज है। अब एक क्वांटिटीज अगर बढ़ाऊंगा मैं तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होगी, तो उस वाले केस को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। एक है हमारे पास क्वांटिटी A और दूसरी वाली क्वांटिटी है B। अब इसको A को बढ़ाने से अगर B जो है वो घटेगा तो वो वाला केस किसका होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, दिस इज इट। तो अब इसके अलग अलग केसेस होंगे। देखिए, एक क्वांटिटी है, दूसरा क्वांटिटी है, तो केसेस अलग अलग होंगे। सपोज पहले वाला केस है, अब ये A2 चेंज होगा, ये A जो चेंज होगा A से A1, ठीक है, और जो B है वो चेंज होगा B से B1। ये क्या गया केस? दूसरा केस ये है कि जो A है ये चेंज हो जाएगा A से A2, और जो B है वो चेंज होगा B से B2। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का केस में ये है कि इसको जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये वाला डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, इसको जब हम इंक्रीज करेंगे तो इसको ये डिक्रीज होना चाहिए। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब जो A है ये जो है किसके बराबर होगा? 1 अपान B के। अब इसको जब हम बढ़ाएंगे तो ये चीज घटेगा, या फिर इसको जब हम घटाएंगे, इसको हम डिक्रीज करेंगे तो ये वाला A जो है वो इंक्रीज होगा। तो पहले वाले केस में क्या था? A जो है चेंज हुआ A से A1, तो ये किसके बराबर आएगा? 1 अपान B1। तो दूसरे वाले केस में क्या था? थोड़ा सा हम, ठीक है, तो पहले वाले केस में जो A वो चेंज हुआ था A से A1, तो ये आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 1 अपान B1। तो यहां से क्या लग रहा है? देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो A1 B1 ये किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर। अच्छा, तो दूसरे वाले केस में क्या था? जो A2 है वो चेंज हो, अब A चेंज हो रहा है A2, तो इसमें आ जाएगा A2 ये किसके बराबर होगा? 1 अपान B2 के। तो इधर से भी आ रहा है जो A2 B2 इज इक्वल टू 1 के
बराबर है। तो यहां से अगर हम देखेंगे, देखिए इस वाले केस में और इस वाले केस में इसका RHS 1 है और इसका भी RHS 1 है, तो इन दोनों केस में जो RHS वो जो 1 है वो दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब इनका जो LHS वो बराबर होगा। तो यहां से आ रहा है A1 B1 ये किसके बराबर होगा, A2 B2 के, या इसको हम लिख सकते हैं A1 अपान A2 इज इक्वल टू B2 अपान B1। इस वाली इक्वालिटी से हमने ये देखा जो A1 अपान A2 है ये किसके बराबर होगा, B2 अपान B1। तो इस वाले केस को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। एक क्वांटिटी बढ़ाने से अगर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो उस वाले केस को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अब दूसरा वाला केस हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है कि अगर हम एक क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो दूसरी वाली क्वांटिटी भी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हमें क्या फाइंड आउट किया, जो A1 अपान B1 ये किसके बराबर होगा, B2 अपान A1 के बराबर। ये था इनवर्स केस के लिए। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए क्या होगा कि अगर A इंक्रीज होगा तो दो ये B भी इंक्रीज होगा। एक क्वांटिटी ये है, दूसरी क्वांटिटी ये है, इसको बढ़ाने से ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब A जो है वो चेंज होगा। इसका मतलब क्या है कि जो A है ये किसके बराबर होगा, सम कांस्टेंट टाइम्स B। A इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स B। तो ये अब A, अब सपोज A जो चेंज हो रहा है A से A1, हम तो इसके बदले आएगा A1 इज इक्वल टू K टाइम्स B1, और इसके बदले आ गया A1 अपान B1 ये किसके बराबर है, K1 के बराबर। यहां से क्या था, जो A1 अपान A अपान B ये किसके बराबर है, सम कांस्टेंट। अच्छा, दूसरे वाले केस में क्या है, ये A2 जो है वो किसके बराबर होगा, K B2, और A2 डिवाइडेड बाय B2 ये होगा सम कांस्टेंट K2 के बराबर। अब अगर ये डायरेक्ट केस होगा इस, तो तब जो K1 K2 ये जो है दोनों बराबर होंगे। K1 इज इक्वल टू K2। तो डायरेक्ट केस में ये जो रेशियो ये बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जो A1 अपान B1 ये किसके बराबर आएगा, A2 अपान B2 के बराबर। तो ये जो था इनवर्स केस के लिए, और ये क्या है, डायरेक्ट केस के लिए। तो अब थोड़े से हम क्वेश्चन करते हैं इस प्रोपोर्शन टॉपिक के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू द नंबर्स। हमारे पास क्वेश्चन पहला है कि हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। जो नंबर है 6, 8, 9 ये 3 प्रोपोर्शन है, हमें फाइंड करना है ये वाला फोर्थ प्रोपोर्शन। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि ये पहला प्रोपोर्शन है, सेकंड प्रोपोर्शन, दिस इज थर्ड प्रोपोर्शन, और ये वाला फोर्थ प्रोपोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लिख देंगे 6:8 ये किसके बराबर होगा, 9:2। यहां पर जो फोर्थ प्रोपोर्शन आएगा तो ये आ गया 6/8 ये किसके बराबर होगा, 9 यहां पर जो नंबर आएगा इसको हम इधर मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 6, यहां पर जो चीज आएगा इज इक्वल टू 9 मल्टीपल बाई 8। तो ये किसके बराबर आएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन जो हमने इसको क्वेश्चन मार्क्स रखा है इज इक्वल टू 6 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 9 मल्टीपल बाय 8, इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीपल बाय 2, 6 को यहाँ से 4, यहाँ से आ गया 3, तो 3 4 12। तो जो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू है वो 12 आएगा। इसका मतलब जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो किसके बराबर आएगा, 12 के बराबर आएगा। तो जो नंबर है इसके बदले आप लिख लेना 12। ठीक है, ये था क्वेश्चन। फोर्थ प्रोपोर्शन हमें फाइंड आउट करना था। इसके बाद हमारे पास है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू द नंबर। फिर से वही हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। जो नंबर्स है एक तो है 5, 7, 15 और हमें जो है यहाँ पर नंबर आएगा उसको फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन हम करेंगे, ये देखिए पहला प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड, फोर्थ। तो जो 5/7 है वो किसके बराबर होगा, 15 यहाँ पर जो भी प्रोपोर्शन आएगा उसको हम x मानेंगे। तो अब ये किसके बराबर आएगा, x मल्टीपल बाय 5 विल बी 5x इज इक्वल टू 15 मल्टीपल बाय
7। तो x का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 15 से यहाँ भी डिवाइड कीजिए, यहाँ भी डिवाइड कीजिए, तो आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5 विल बी 3 मल्टीपल बाई 7 किसके बराबर, 21 के बराबर। यहाँ पर जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो आ जाएगा आपके पास 21। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द फोर्थ, हमें अब थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो नंबर्स है वो है 4, 8 और 11। हमें जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। ये वाला फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड हमें फाइंड आउट करना है, और ये वाला प्रोपोर्शन जो है वो फोर्थ है। तो या हम जो भी प्रोपोर्शन में क्या होता है कि इन दो का रेशो वो बराबर होगा, थर्ड और फोर्थ जो यहाँ पर नंबर होगा उन दो रेशो के बराबर। तो 4 डिवाइडेड बाई 8 ये किसके बराबर आएगा, थर्ड प्रोपोर्शन को हम x मानेंगे इसके बराबर। तो यहां से 4 1 4 आ गया 2। ठीक है, तो इधर आप मल्टीपल कीजिए, 11 यहां पर बनाएंगे, 11 मल्टीपल बाय 1 इज 11 इज इक्वल टू 2x। जो x का वैल्यू आ जाएगा 11/2। इसका मतलब जो थर्ड प्रोपोर्शन है उसका वैल्यू जो है वो यहां पर आएगा 11/2। ठीक है, इसके साथ साथ अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, 5, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, 5:15 इज इक्वल टू 2:x। फाइंड, हमें ये वाला x फाइंड आउट करना है। तो ये 5 डिवाइडेड बाई 15 ये किसके बराबर होगा, 2 डिवाइडेड बाई x के बराबर। 5 1 5 5 3 15, इसको यहाँ कर दीजिए मल्टीपल, 6x इज इक्वल टू 3 मल्टीपल बाई 2 विल बी 6। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो आ जाएगा 6 के बराबर। ये आपके पास था क्वेश्चन। इस तरीके से आप प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कर सकते हो। थोड़ा सा अब हम लेवल भी बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम इतने ही ये क्वेश्चंस करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन ही करेंगे, थोड़ा हमारा लेवल भी बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम पहले हम इजी करेंगे, उसके बाद हम लेवल बढ़ाएंगे जो भी क्वेश्चन आएगा। अब हमें क्या करना है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू द नंबर। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक तो 3 and 6। तो हमें इस नंबर का क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन इसमें 6 होगा। अच्छा, सेकंड प्रोपोर्शन जो है वो क्या होगा, 6 होगा। इसके बाद जो अगला वाला उसको हम बोलेंगे मेन प्रोपोर्शन, इसका मतलब वो भी 6 ही होगा। और हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो फाइंड आउट करना है। यहां पर क्या आएगा, इसको हमने x मान लिया। आपके पास क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। ये आ गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये वाला सेकंड, ये वाला भी सेकंड, और इसको हम बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको कितने 4 प्रोपोर्शन चाहिए ना, तो आपको क्या बोल रहा है कि तीसरा प्रोपोर्शन ही चाहिए। तो मतलब एक मिसिंग है, चौथा प्रोपोर्शन तो दिया है नहीं। तो पहला प्रोपोर्शन 3 है, दूसरा 6 है, तीसरा हमें अगर आप 6 लोगे तो फोर्थ क्या लोगे, वो प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये सेकंड के बाद ये अगर 3 ही प्रोपोर्शन आपके पास दिए गए होंगे और आपको थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना होगा, 2 प्रोपोर्शन दिए गए होंगे, तो तीसरा प्रोपोर्शन आप ये ले ला। तो जो थर्ड फाइंड आउट करना होगा उसको आप x जो है वो लेट कीजिएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, 3/6। ये किसके बराबर होगा, 6/x के बराबर। यहां पर आ गया 1/2। x को यहां मल्टीपल कीजिए, x विल बी 6 2 12। तो इस प्रोपोर्शन का जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो किसके बराबर होगा, 12 के बराबर। अगर आप रेशो फाइंड आउट करोगे तो वो जो है वो बराबर आएगा। देखिए 3/6 और इसके बदले क्या है 6/12। क्या ये बराबर है 1/2, 6 1 6 6 2 12। तो आप इक्वालिटी का साइन लगा सकते हो। इसका मतलब जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द, कैलकुलेट, हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट
करना है। अब मीन प्रोपोर्शन आपको पता है, मैंने आपको अभी बोला मीन प्रोपोर्शन होता है और क्या होता है एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। अब हमारे पास जो एक्सट्रीम प्रोपोर्शन है वो दिए गए है, हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो मीन प्रोपोर्शन हमें फाइंड आउट करना है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन किसी से बीच में वो 14 डिवाइडेड बाई 363 एंड 21 डिवाइडेड बाई 128। अब क्या है कि देखिए एक प्रोपोर्शन, दूसरा प्रोपोर्शन, तीसरा प्रोपोर्शन और ये आ गया चौथा प्रोपोर्शन। तो इसमें से ये ए और डी इनको हम एक्सट्रीम प्रोपोर्शन बोलते हैं और बी और सी को हम क्या बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर आप देखिए मीन प्रोपोर्शन मतलब हमें बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो क्या होगा। अब आपके पास दो वाले दिए गए, इसका मतलब ए भी दिया है, डी भी दिया गया है। अब आपको बी और सी जो है वो फाइंड आउट करना है, वो किसके बराबर होगा। तो जब हम यहाँ पर आपको एक ही चीज फाइंड आउट कर सकते हो ना, तो मीन प्रोपोर्शन यहाँ पर जो बी होगा वही सी भी होगा, यहाँ पर जो बी है वो क्या होगा सी के बराबर होगा। तो इसके बदले आप बी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें जो है इस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो भी आंसर आएगा उसी को हम मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे। तो ए का वैल्यू क्या है 14 डिवाइडेड बाई 363, अच्छा डिवाइडेड बाई, यहीं से हम करेंगे तो ये फ्रैक्शन में क्या आएगा a डिवाइडेड बाई बी किसके बराबर आएगा b डिवाइडेड बाई d। और यहां से इसको इधर मल्टीपल कीजिए, इसको इधर मल्टीपल कीजिए, जो ad है वो किसके बराबर आएगा b स्क्वायर के बराबर। लेकिन आपको b स्क्वायर में b का वैल्यू चाहिए, तो जो b है मीन प्रोपोर्शन है वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a मल्टीपल बाई d। तो हमें जो है इन दो का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और उसका रूट लेना है। तो मीन प्रोपोर्शन आपको पता चल गया, मीन प्रोपोर्शन किसके बराबर होता है, मीन प्रोपोर्शन विल बी, मीन प्रोपोर्शन ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यहां पर दिए गए हैं ये, और इनका प्रोडक्ट कीजिए और उनका रूट लीजिए। तो ये तो मीन प्रोपोर्शन जो है वो b उसको हमने माना है, तो b किसके बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर विल बी 14 डिवाइडेड बाई 363 मल्टीपल बाय 21 डिवाइडेड बाई 128। आप कैंसल आउट कीजिए, कुछ होगा यहाँ पर 7 2 14, 6 2 12, 64। अच्छा अब क्या होगा 3 7 3 7 3 21, 12 3 16, तो 1 2 2 2 4 नहीं होगा। अब किससे होगा, अब किससे होगा देखिए, तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 7 7 49 डिवाइडेड बाई 121 मल्टीपल बाय 64, 121 मल्टीपल बाय 64। तो आपको मीन बी प्रोपोर्शन चाहिए ना कि बी स्क्वायर। तो जो बी का वैल्यू आ जाएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 121 मल्टीपल बाय 64। और ये जो रूट है वो इस 49 का भी होगा, 121 का भी और 64 का भी होगा। तो हम रूट जो है अलग अलग सबको देंगे, 49 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 121 मल्टीपल बाय अंडर रूट ऑफ 64। तो जो b का वैल्यू है स्क्वायर यहाँ हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर रूट चढ़ा इसके ऊपर। तो जो b का वैल्यू है वो आ जाएगा, देखिए 49 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7। तो 7 का स्क्वायर और रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 121 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर और रूट कैंसल आउट आ जाएगा, तो एक तो आएगा 11 और 64 से आ जाएगा 64, 8 8 तो 64, स्क्वायर और रूट कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा 8। तो जो मीन प्रोपोर्शन है वो b है, वो किसके बराबर आएगा 7 डिवाइडेड बाई 88 के बराबर, ठीक है। तो एक प्रोपोर्शन ये है, दूसरा प्रोपोर्शन 7/88 आएगा, तीसरा प्रोपोर्शन भी 7/88 आएगा, और जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 128, ठीक है। तो इस तरीके से है हमको क्वेश्चंस बनाने हैं। अब इससे ज्यादा, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन आपके अंडर ग्रेजुएट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो पूछे नहीं जाएंगे, ये तो हम आपको बता सकते हैं। ये हम आपको क्या कर सकते हैं, एक और है
हमें जो है फाइंड एक्स करना है, फाइंड एक्स इफ 3x प्लस 2 x प्लस 5 6 एंड 9 आर इन प्रोपोर्शन। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर ये वाला ये और ये जो है ये प्रोपोर्शन में है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू किसके बराबर होगा? अगर ये प्रोपोर्शन में है तो हम वो कंडीशन अप्लाई करेंगे, प्रोपोर्शन में होने का जो रेशियो है इन दो का रेशियो इन दो के रेशियो के बराबर होगा। सिंप्लाइज 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, ये किसके बराबर आएगा? 6/9 के बराबर होगा। तो ये इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे हम तो 2 3 2 6 3 3 9। अच्छा, इस 3 को आप इस पूरे के साथ मल्टीपल कीजिए, 2 को इस पूरे के साथ मल्टीपल कीजिए, तो 3 मल्टीपल बाई 3x प्लस 2, ये किसके बराबर आएगा? 2 मल्टीपल बाई x प्लस 5। ठीक है, 3 3 9x, यहां से आ जाएगा 9x, 3 मल्टीपल बाई 2 विल बी 6, ये किसके बराबर है? 2x प्लस 10। 2 मल्टीपल बाई x इज x, 2x, 2 मल्टीपल बाई विल बी 10। अच्छा, इसको आप यहां ट्रांसपोज कीजिए, 9x माइनस 2x विल बी 7x इज इक्वल टू x 10। इसको हम यहां ट्रांसपोज करेंगे, माइनस बनेगा तो आ जाएगा 4, और जो x का वैल्यू है वो 4/7 के बराबर होगा, जो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये इस तरीके से अब अगर आपको x का वैल्यू देना होगा, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, y हो सकता है, a हो सकता है, अगर 4 प्रोपोर्शन दिए गए होंगे और वो जो है वो सारे प्रोपोर्शन में होंगे, तो आप प्रोपोर्शन वाला जो कंडीशन है वो लगा कर उस वेरिएबल का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कहता है कि इफ 10 मैन, जो 10 मैन है, इफ 10 मैन डू ए जॉब इन 10 डेज, इफ 10 जो 10 लोग है वो जो है स्पेसिफिक काम करते हैं 10 दिनों में, हमें जो है हाउ लॉन्ग विल इट टेक 10 मैन टू कंप्लीट दिस थिंग, अज्यूमिंग दैट हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग हमें बता रहा है कि आप बताइए कि जो 15 लोगों को कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे ये जो काम इन 10 लोगों ने 10 दिनों में किया, तो 15 लोगों को ये काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमें काम करना है वो सेम है, काम में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जो भी कंडीशंस है वो सेम है, आइडियल कंडीशन है, जो इनके लिए कंडीशन थी वो इनके लिए भी कंडीशन है, ना बर्फ पड़ रही है ना ज्यादा धूप है, जैसे इनके लिए टेम्परेचर है वैसे ही इन लोगों के लिए भी वही टेम्परेचर है। तो देखिए 10 लोग कर रहे हैं काम, 10 आदमी कुछ स्पेसिफिक काम कर रहे हैं तो 10 दिनों में, इसका मतलब ये देखिए इसको हम लेंगे M1 मैन और ये आ गया डेज D1। ठीक है, तो ये कुछ काम कर रहे हैं तो जो भी काम ये करेंगे उसको हम मानेंगे W1। ठीक है, तो ये भी 15 लोग हैं, इनको भी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन जो दिन जब लगेंगे जो काम है उनका काम इनका इन्हीं के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इनके लिए भी जो वर्क है वो W1 ही होना चाहिए, है कि नहीं? काम इनको सेम करना है, इसका मतलब ये जो 2 लोग काम करेंगे वो W1 इन लोगों ने काम किया। ठीक है, अब जो 15 लोग हैं उनको भी वही काम करना है, W1 जो वर्क है वही करना है, वही काम करना है। अब लेकिन उनको जो है वो दिन कम लगेंगे ज्यादा लगेंगे वो हमको पता है नहीं। अब ये देखिए यहां पर 10 लोगों को कितने दिन लग रही है, 10 दिन लग रहे हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, जो नंबर ऑफ पीपल या फिर जो लोग हैं उनको हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब सी बात है जो डेज है वो कम लगेंगे। अब ये किसका केस है? इनवर्स का केस है ना। जब आप मैन 10 से 15 जाओगे तो आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है काम सेम है, काम में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे काम इन 10 लोगों के वैसे ही काम इन 15 लोगों को करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको जो है वो 10 दिन से कम ही लगेंगे। अब इसको आप बढ़ा रहे हो तो इसको घटा रहे हो, तो ये कौन सा वाला केस है? ये कौन सा वाला केस है? इनवर्स केस जो इनवर्स प्रोपोर्शन है वो वाला केस है। तो 10 लोग हैं, उन लोगों ने 10 दिनों में W1 काम किया, तो ये किसके बराबर आएगा? आप इसको मल्टीपल कीजिए, 10 मल्टीपल बाई 10,
दैट इज 100 डब्ल्यू इन लोगों ने किया। जो 10 लोग थे उन लोगों ने 100 डब्ल्यू काम किया, 100 डब्ल्यू काम किया। और जो दूसरे वाले केस में काम उनको सेम करना है, इसका मतलब जो दूसरे वाले केस में भी जो काम है वो 100 डब्ल्यू ही आएगा। अब हमें यहाँ पर ये वाला चीज फाइंड आउट करना है, तो हम इसको मल्टीपल करेंगे। पहले वाले केस में क्या कि 10 मल्टीपल बाय 10 इज इक्वल टू 100, ठीक है। 100 सपोज डब्ल्यू हम मानते हैं, 100 वर्क इन लोगों ने किया। अब जो 15 है, 15 लोगों को कितने दिन लगेंगे, जितने दिन लगेंगे उनको जो काम है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो सेकंड वाले केस में 15 मैन, इसको हम मल्टीपल करेंगे इस क्वेश्चन मार्क से, तो ये काम इन लोगों ने किया। और इनका जो काम है ये किसके बराबर होना चाहिए, 100 डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए। यहां से हमें ये चीज फाइंड आउट करना है। अब इसको 15 से मल्टीपल कर दीजिए, तो ये जो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क विल बी 100 डिवाइडेड बाय 15 डेज, इतने दिन इनको लगेंगे। अब यहां आ गया 3, यहां पर आ गया 20, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 3, तो 20 डिवाइडेड बाय 3 किसके बराबर आएगा, 6 3 18, 2 0.6 3 18, तो ये आ गया फिर से 2 0 6 18। इसका मतलब उनको जो है वो 6 से लेके 7 दिन के बीच में लगेगा, 6 से लेके 6 to 7 डेज। यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो 6.666 है। तो उनको जो है कितने दिन, जैसे पहले 10 लोगों को 10 दिन लगी थे, तो यहाँ पर जो 15 लोग हैं अब उनको 10 के बजाय 6 से लेके 7 दिन लगेंगे, 6 से लेके 7 दिन उनको लगेंगे। मतलब ये जो नंबर है ये 6 से बड़ा और 7 से छोटा है, तो जो नंबर है मतलब 6 दिन और आप जो है 6 दिन और आधा दिन माइनस, मतलब 6.5 दिन उनको, 15 लोगों को 6.5 दिन लगेंगे वो काम करने में जो 10 लोगों ने 10 दिनों में किया था। आप इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हो ये। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन सा वाला केस है। तो इनवर्स केस था ना, अगर आप नंबर ऑफ मेन जो लोग हैं उनको आप इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली बात है उनको जो काम करने में टाइम है वो कम लगेगा। अच्छा, अब क्या कर रहा है हमें बोल रहा है कि जो 20 मैन कैन डू ए जॉब, 20 मैन कैन डू ए जॉब इन 7 डेज, उनको कितने दिन लगता है, कोई काम है वो जो 20 लोग हैं वो उस काम को 7 दिनों में करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है 14 मैन कैन डू द डबल जॉब। अब आपके पास जो 40 लोग हैं, अब आपके पास 20 लोग से 40 लोग हैं, वो बोल रहा है कि 40 मैन कैन डू डबल द जॉब इन। अब जो काम इन लोगों ने किया, सपोज इन लोगों ने काम क्या W1, लेकिन दूसरे वाले केस में आप क्या कर बोल रहे हैं कि जो 40 लोग, 20 लोग से 40 लोग, ये 40 लोग को कितने दिन लगेंगे जब उनको काम जो पहले वाले 20 लोगों ने काम किया उससे डबल करना होगा। तो 2 डबल मतलब ट्वाइस W1। तो W1 किसके बराबर होगा, फिर से वही आप इनको मल्टीपल कर दीजिए, तो किसके बराबर आएगा 120। 7 दूने 20 विल बी 7 दूने 14 विल बी 140, ठीक है। तो 20 लोगों ने 7 दिनों में कितना काम किया, 140। अब हमें बोल रहा है कि 40 लोग जो है कितने दिनों में डबल काम करेंगे जो पहले 20 लोगों ने किया था। तो इसका डबल किसके बराबर आएगा, 280 के बराबर। अब हमें ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है, इनको कितने दिन लगे। फिर से आप इसको मल्टीपल कर दीजिए, 40 मल्टीपल बाई x। लेट हम जो है करते हैं कि उन लोगों को x दिन लगे। अब उनको काम जो है किसके बराबर करना है, इसका डबल, तो इसका डबल इसके बराबर है 280। तो जो x का वैल्यू आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 40, ये 0 कैंसिल, 4 1 0 4, 7 चौके 28। तो जो x का वैल्यू है वो 7 के बराबर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उनको भी 7 ही दिन लगेंगे। देखिए कैसे, अगर आपको यहां दिख रहा होगा क्या है, 20 लोग जो कुछ काम कर रहे हैं 7 दिनों में, तो काम वो इसके बराबर कर रहे हैं। अब जो नंबर ऑफ पीपुल है वो उसका ट्वाइस है, अब उनको जो वर्क है वो भी
ट्वाइस हो रहा है तो मतलब डेज भी उनको 7 ही लगेंगे। तो यहाँ पर पहले भी 7 ही दिन उनको लगे थे, तो 40 लोगों को भी 7 ही दिन लगेंगे, लेकिन काम उनको क्या करना है, दुगना करना है। एक और क्वेश्चन है आपके पास इसी जो टाइप का है। इफ 15 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 15 मैन कुछ काम कर रहे हैं और उनको कितने दिन लग रहे हैं, 20 डेज। तो वो काम जो है वो किसके बराबर आएगा, आप इसको इसके साथ मल्टीपल कर दीजिए तो आ जाएगा 300 वर्क। W के बराबर हम मान लेते हैं। द नंबर ऑफ डेज इन विच 25 मैन कैन डू सेम। अब जो बोल रहा है कि आप बताइए कितने दिनों में 25 लोग ये सेम काम करेंगे। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ पीपल है वो 15 से 25 आ चुके हैं, हमें जो है ये फाइंड आउट करना है कितने हैं। अब जो काम है लेकिन काम सेम है तो वो भी 300 के बराबर ही होगा, हमें ये चीज फाइंड आउट करना है। तो 25 मल्टीपल बाई x ये किसके बराबर होगा, काम उनको वही करना है जो पहले 15 लोगों ने 20 दिनों में किया था। तो उन लोगों ने कितना काम किया था, 300 W। तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x किसके बराबर आएगा, 300 डिवाइडेड बाई 25 आ गया, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, ये तो 12 पंजे 60। तो जो x का वैल्यू है वो 12 है। तो क्या हो गया, देखिए पहले 15 लोग थे, अब 15 से 25 हो गए। पहले 15 लोगों को 20 दिन लग रहे थे, तो अब जो है अब नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होंगे, तो जो नंबर ऑफ डेज है अब उनको जो है कम दिन लगेंगे वही काम करने में। तो 25 से जब 15 से 25 आप हुए तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज वो कम होंगे, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो 12 के बराबर होगा। तो जो 25 लोगों को 12 दिन लगेंगे वही स्पेसिफिक काम करने में जो 15 लोगों ने 20 दिनों में किया था। अच्छा, अब है कि ये थोड़ा सा लेवल हम अब बढ़ाएंगे। क्या है कि इफ 30 मैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 27 डेज, जो 30 मैन है वो काम कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, कितने दिन लगते हैं उनको, 27 डेज लगते हैं। इन व्हाट टाइम्स कैन, अब बताइए कि 18, ठीक है 15 जो पहले कितने थे 30 से जो 18 मैन हो चुके हैं। आप बताइए इन 18 लोगों को कितने डेज लगेंगे, कितने डेज लगेंगे जो काम है। लेकिन काम में क्या है कि काम इनको जो 30 लोगों ने किया था उससे 3 टाइम्स करना है। तो इन लोगों ने जो कितना काम किया होगा, 27 मल्टीपल बाय 3, 27 कम 27, 81, 7 या 21, 1 3 2 6 तो 6 2 8, 81, 810 वर्क। ठीक है, तो 30 लोगों ने 27 दिन में इतना काम किया। अब हमें जो है बोलना है कि 18 लोग कितने दिनों में इसका 3 गुना करेंगे। इसका 3 गुना आप इसको मल्टीपल कर दीजिए इससे, ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो अब फिर से जैसे आपने इसको मल्टीपल किया कुछ काम के बराबर आएगा, अब इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिए तो वो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। 18 मल्टीपल बाई x ये किसके बराबर आना चाहिए, 3 मल्टीपल बाई 810 वर्क। ठीक है, तो जो x का वैल्यू है किसके बराबर आएगा, 3 मल्टीपल बाई, इसको आप लिख सकते हो 30 मल्टीपल बाई 27, 30 मल्टीपल बाय 27 आया था 810, इसको हम ऐसे ही रखेंगे होल डिवाइडेड बाय 18। तो 18 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीपल बाय 6, वो कि ताकि मैं को कैंसिल आउट हो सके, कैलकुलेशन इजी, कैलकुलेशन आपका इजी होगा इससे और आपको टाइम भी बचेगा। आप जब भी आप कंप्यूटर एग्जाम में बैठोगे 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो मैंने मल्टीपल किया आप मल्टीपल मत कीजिएगा क्योंकि इससे थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे बेटर है आप ऐसे रखिए, क्या पता है कोई चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है 3 कैंसिल आउट हो रहा है, 6 1 6 5 मल्टीपल बाई 6 इज 30। तो जो x का वैल्यू है आप इसके बदले 1 आएगा, इसके बदले 5 आएगा, इसके बदले 27 आएगा। तो 25 7 5 35, तो ये आ गया 135। 7 5 35, यहाँ से 5 5 2 10 10 तो 3 13, तो x का वैल्यू जो है वो 135 डेज आएगा। जो पहले क्या हो रहा था
30 जो आदमी थे वो 27 दिनों में कुछ काम कर रहे थे। अब जो है वो लोग 30 से 18 हो गए हैं और जो काम है वो 3 टाइम्स हो गया है। तो आप बताइए कितने डेज लगेंगे? तो इनको कितने डेज लगेंगे? 135 डेज लगेंगे इन 18 लोगों को। तो ये इनको कितने दिन लग रहे थे? 135 दिन लगेंगे 18 लोगों को। तो इस वीडियो को हम, मुझे लग रहा है यहीं तक रहेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है। इस वीडियो में अभी हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया है। बाकी जो भी क्वेश्चंस इससे ज्यादा हाई लेवल के अगर आपके उसमें पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो भी आप दे रहे हो, CHSL एग्जाम का हो, जेकी SSB का एग्जाम 4th क्लास का हो गया, CHSL MTS एग्जाम जो है हो गया, इससे ज्यादा लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके उन एग्जामों में पूछे नहीं जाते। फिर भी अगर मैं देखूंगा 5-6 क्वेश्चंस और जो है वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन हो जाए हर एक टाइप पे, तो उन 5-6 क्वेश्चन को मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।